नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आंसर यानी कि जो हम लोग का क्लासेस चल रहा है अभी बीपीएससी 72 और 73 के लिए, जो हम लोग एक जनरल आपका प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं, यानी कि ये सेशन मूल रूप से इस वजह से है ताकि जब भी हम लोग किसी क्वेश्चंस को देखें जो कि एमसीक्यू तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, पीटी ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो सिर्फ हम लोग ए बी सी डी या कौन सा सही है कौन सा गलत है ये केवल ना करें, बल्कि जहां पर आवश्यकता हो वहां पर हम इसको वह भी देखें कि आखिर अगर ये आंसर सही है तो ये आंसर सही क्यों है। क्लियर है? तो आइए आज हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो हम लोग का पहला प्रश्न यहाँ पर है, यह कह रहा है कि इंडिया कोस्ट लाइन लेंथ। चूंकि देखो क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं इंडिया के रीजन्स के बारे में, तो हम लोग को याद रखना है कि भारत एक ऐसा देश है, तो कहते हैं कि भारत जो है यह पेनिनसुलर नेशंस भी है, यानी भारत एक प्रायद्वीपीय राष्ट्र भी है, और साथ साथ में हमें यह भी याद रखना है कि यह एक अतिरिक्त प्रायद्वीपीय राष्ट्र भी इसे कहा जाता है। प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, यानी कि दक्षिणी भाग जो भारत का है, यह तीन ओर से घिरा हुआ है। किससे? तो यह तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो इस जगह पर हमें अरबियन सी देखने को मिलता है। यहां पर अगर साउथ में देखें तो हमें देखने को मिलता है इंडियन ओशियंस, और यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसको हम लोग कोस्टल स्टेट्स के नाम से जानते हैं। अब यहां पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडियन कोस्ट लाइन्स लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली, भारत की समुद्री तट रेखा लगभग कितनी है। ठीक है, अब जब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया कोस्ट लाइन लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली कितना है यह, तो देखो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं, यानी इस प्रश्न को अगर हम देखते हैं, तो इस प्रश्न के हिसाब से तो ये वाला आंसर इसका सही होगा, यानी 7516 किलोमीटर इसका सही होगा। ठीक है, यहां पर याद रखना है कि आज के समय में यह बढ़ करके यह कितना हो गया है, तो 11,098.81 किलोमीटर के आसपास यह माना जाता है। क्लियर है? तो वास्तविक रूप से अगर देखें तो जो नए आंकड़े हैं वह भारत की तट रेखा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। याद रखिएगा, यह जो हम लोग देख रहे हैं 6100 किलोमीटर, ये वाला जो तुम देख रहे हो, ठीक है, यह किसका है? तो अगर बात किया जाए कि भारत की मुख्य भूमि की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यानी अगर आपसे क्वेश्चंस में यह पूछे कि भारत के मुख्य भूमि यानी मेन लैंड की जो कोस्टल लेंथ है वह कितनी लंबी है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपका उस हालत में जवाब यह होगा कि यह है 6100 किलोमीटर है। अन्यथा अगर पूरा पूछता है तो पुराने जो आंकड़े हैं वो 7516 किलोमीटर है, जबकि नए आंकड़े जो हैं वो 11,098.81 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका कह रहा है, ठीक है, विच इंडियन स्टेट लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, कौन सा भारत का इनमें से ऐसा राज्य है, ठीक है, जो कि ईस्टर्न कोस्ट में है, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वी तट पर स्थित है। क्लियर है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा। क्लियर है? तो अब यहां पर अगर हम लोग भारत के दक्षिणी भाग का यदि मानचित्र को अगर देखते हैं तो यहां पर आपको याद रखना होगा
के दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो यहां पर गुजरात, क्लियर है। इस जगह पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर महाराष्ट्र, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो गोवा, और अगर इधर हम लोग देखते हैं तो कर्नाटका, और यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यह केरला। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे टोटल जिस स्टेट को हम देखते हैं तो यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। कहने का मतलब है ये सभी के सभी वेस्टर्न कोस्ट में हैं। और अगर ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से आएंगे, तो हम यहां पर अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा मिलेगा, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल, क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा उड़ीसा, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा आंध्र प्रदेश, क्लियर। और अगर हम यहां पर आते हैं तो यहां पर हमें मिलता है जिससे हम लोग बोलते हैं तमिलनाडु। ठीक है, मतलब है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब यहां पर अगर आपके सामने मैंने ये सारा पॉइंट्स को लिख दिया है तो टोटल कोस्टल स्टेट्स अगर कभी पूछ दिया जाए प्रश्न में कि भारत के कुल तटीय राज्य की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। और अगर यह पूछा जाएगा कि वेस्टर्न कोस्ट में कितने हैं, ईस्टर्न कोस्ट में कितने हैं, तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन आप देखिए फिर से, विच इंडियन स्टेट लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, भारत के ईस्टर्न कोस्ट में कौन है, तो देखो गुजरात तो वेस्टर्न कोस्ट में है, महाराष्ट्र भी वेस्टर्न कोस्ट में है, उड़ीसा जो है यह ईस्टर्न कोस्ट में है, गोवा यह भी वेस्टर्न कोस्ट में है। तो इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है, विच इंडियन स्टेट लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा, क्लियर है। यानी कि निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वी तट पर स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा, क्लियर है। मेरे ख्याल से आप ये सारे पॉइंट्स को समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यह प्रश्न कह रहा है, ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। ठीक है, अब यहां पर अगर बात किया जाए कि जितने भी भारत के कोस्टल स्टेट्स हम देख रहे हैं, उन सभी कोस्टल स्टेट्स की यदि हम लोग बात करें तो सबसे लंबा तट रेखा यह कह रहा है कि किसका है। ठीक है, तो याद रखना है कि सबसे लंबी तट रेखा जो है यह गुजरात की है, क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बाद तमिलनाडु है, और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद हमें आंध्र प्रदेश मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर यह होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और फिर हम अगर देखते हैं तो हमें मिलते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, तो सबसे पहला यानी कि सबसे कह रहा है सबसे लंबी तटरेखा किसकी होगी, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा, गुजरात होगा। और गुजरात के बाद कौन सा होगा, तो तमिलनाडु होगा। हालांकि कुछ किताबों में आंध्र प्रदेश भी लिखा है, ठीक है, लेकिन इन जनरल जो आप देखेंगे तो वो तमिलनाडु है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये इसका क्रम है, इसको याद रखना है। और यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे छोटी जो तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तब हमको याद रखना है कि सबसे छोटी तट रेखा वाली यानी कि सबसे छोटी तट रेखा वाली राज्य, ठीक है, तट रेखा वाली यदि राज्य के बारे में प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तट सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, तब आपका इसमें जवाब होना चाहिए कि इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब होगा गोवा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की तरफ में। और अगला प्रश्न ध्यान से देखिए,
अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, विच स्टेट्स सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। ठीक है, यहां पर देखो एक वर्ड यहां पर यूज किया हुआ है स्टेट्स। तो स्टेट्स का मतलब यहां पर क्या होता है, जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब जब हम लोग किसी भी जगह पर अगर लिखते हैं, ठीक है, जल डमरू मध्य, तो इसे हम लोग जल संधि भी कह सकते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसे जल संधि भी कहते हैं। जल संधि क्या करता है, तो जल संधि जो है, जैसा लिख रहे हैं अगर यहां पर, तो यह जल और साथ में संधि कहने का मतलब है यह जलों को जोड़ता है और स्थल को यह अलग करता है। अब अगर हम यहां पर देख रहे हैं, इस अगर मानचित्र में अगर हम देखें दक्षिण भारत में, तो यहां पर श्रीलंका है। तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी राज्य तो है, ठीक है, पड़ोसी राष्ट्र तो है, ठीक है, लेकिन श्रीलंका और भारत की सीमा आपस में सटती नहीं है। और यहां पर एक खाड़ी है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे ही कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार इसे कहा जाता है। क्लियर है। और यहां पर जो तुम देख रहे हो ये क्या सा है, तो यह है बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। क्लियर। तो जब हम लिख रहे हैं कि यह जल संधि है, तो कौन से दो जल को यह जोड़ रहा है, तो यह बंगाल की खाड़ी को कनेक्ट किसके साथ में कर रहा है, तो यह कनेक्ट कर रहा है गल्फ ऑफ मन्नार के साथ में। कौन, तो जो हमारा पाक जल संधि है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा पाक स्टेट। ठीक है, विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया श्रीलंका, तो यह क्या कर रहा है, पाक जल संधि है। और पाक जल संधि को यदि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो यह क्या कर रहा है, यह इंडिया और श्रीलंका को अलग कर रहा है और दो जलीय भाग को यह जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार के साथ में यह इसको जोड़ रहा है। ठीक है, चलिए और चलते चलते हम लोग आगे भी बढ़ते जाए, लेकिन यहां पर देखो हॉर्मुज स्ट्रेट भी लिखा हुआ है। ठीक है, टिप्पणी करके बताएंगे कमेंट सेक्शंस में कि आज के समय में यह हॉर्मुज जो है यह क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, हॉर्मुज स्टेट्स, ये बहुत ही आज के समय में यह चर्चा का स्टेट्स बना हुआ है। तो आप टिप्पणी में इसके बारे में बताइएगा कि क्यों यह चर्चा में है। क्लियर है। चलिए, तो यह बात समझ गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर अगर देखो, तो यहां पर कह रहा है विच स्टेट इज बिटवीन अंडमान निकोबार आइलैंड एंड म्यांमार। अंडमान, ठीक है, निकोबार तथा म्यांमार के मध्य इनमें से कौन सा जल संधि अवस्थित है। ठीक है, मलक्का स्टेट, पाक स्टेट, कोको स्टेट के सुंडा स्टेट्स। ठीक है, तो अब देखो स्टेट्स की जैसे ही बात हम लोग आ गई, तो जाहिर सी बात है कि हमने कहा कि स्टेट्स क्या करता है, दो पानी को जोड़ता है और दो स्थल को अलग करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, कोको स्टेट जो है, यह जो भाग है इसको हम लोग देखते हैं, तो यह अलग करता है किसको, तो अंडमान निकोबार जो भारतीय आइलैंड्स हैं, और एक जो इसके भाग है यानी कि म्यांमार का जो भाग है उसको यह अलग करता है। कोको जल संधि, क्लियर है, अलग करता है किसको, तो म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में यह अवस्थित है। तो इस आंसर, इसका सही क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोको स्टेट्स। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न फिर कह रहा है, क्लियर है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो द कंटिगुअस जोन ऑफ इंडिया इज, इंडिया का कंटिगुअस जोन, कंटिगुअस जोन्स को हिंदी में बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। ठीक है, ये संलग्न क्षेत्र है। तो ये कह रहा है कि इंडिया कंटिगुअस जोन, द कंटिगुअस जोन्स ऑफ इंडिया इज क्या है। तो पहले हम लोग ये जाने
कि ये कंटिग्युअस जोन होता क्या है। ठीक है, देखो जैसे कि यहां पर हम लोग को ध्यान देना है कि हमारा जो भी टेरिटोरियल एरिया होता है भारतीय भाग में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर याद रखना है कि जो हमारा समुद्री भाग होता है, समुद्री भाग जो है इसका यह पहला वाला भाग है। यह भाग को अगर हम देखते हैं तो यह दूसरे वाले भाग के अंतर्गत में आते हैं, और यहां पर अगर हम लोग देखें तो यह हमारा तीसरा एक्सटेंडेड एरिया आता है। जो पहला वाला एरिया होता है, ये जो पहला वाला एरिया होता है इसे बोला जाता है टेरिटोरियल जोन कहते हैं, यानी कि प्रादेशिक क्षेत्र बोलते हैं। तो प्रादेशिक क्षेत्र जो है इसका एक्सटेंशन कितना है, तो यह 12 नॉटिकल माइल होता है। यह 12 नॉटिकल माइल होता है फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, दूसरा जो है यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, ये जो दूसरा वाला भाग होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिग्युअस जोन कहते हैं। और यह बेस लाइन से कितना होता है, तो यह 24 नॉटिकल माइल होता है। क्लियर है। और ये जो देख रहे हो जो तीसरा हमने यहां पर लिखा है, ये जो तीसरा वाला है यह क्या है, तो हम तीसरे वाले को बोलते हैं एक्सक्लूसिव, ठीक है, इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इसको हम लोग बोलते हैं। और यह कितना होता है, तो यह 200 नॉटिकल माइल होता है। कहां से, अगेन फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, तो अब यहां पर कह रहा है कि इंडिया का कॉन्टिग्युअस जोन कितना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी बेस लाइन। ठीक है, 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी बेस लाइन। और अगर हम यहां से आगे बढ़ेंगे तब अगर आएगा तो यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है वो 12 नॉटिकल माइल हो जाएगा, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं टेरिटोरियल जोन, इसे कहा जाता है। ठीक है, तो जब यहां पर कह रहा है कॉन्टिग्युअस जोन ऑफ इंडिया इज कितना दूर तक है, तो ये 24 नॉटिकल माइल। तो यहां पर हमको याद रखना होगा ये कहां से, तो ये कहेंगे हम लोग बेस लाइन से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, ये कह रहा है, ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग देखें और यहां पर ध्यान से इसको देखिएगा क्वेश्चंस को। हर क्वेश्चंस पे हम लोग डिटेल से चर्चा भी करते चल रहे हैं। अब देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है द हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉलिजन्स ऑफ इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। इनका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टक्कर से हुआ है। यह भी स्टेटमेंट इसका जो है वह सही है। क्लियर है। तीसरा कारा द हिमालय आर दी टेक्टोनिकली स्टेबल है। ठीक है, यानी कि यहां पर कह रहा है कि हिमालय विवर्तनिक रूप से स्थिर है। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अस्थिर है। और अभी भी जो हिमालय का जो क्षेत्र है, ठीक है, वह इस जगह पर कोलिजन्स की जो एक्टिविटीज है, ठीक है, वह अभी भी लगातार चल रही है। इसी वजह से ज्यादातर भूकंप की घटनाएं हमको कहां देखने को मिलती है, इसी हिमालय जोन्स में हमको देखने को मिलती है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो यह अगर देखा जाए तो विवर्तिक रूप से यह एरिया सबसे ज्यादा हलचल होने वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है,
तो अब यहां पर कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर द करेक्ट। ठीक है, सही उत्तर चुनिए इसमें से, तो कौन सा इसका उत्तर सही होगा? 1 2 2 3 1 और 3 कि ऑल ऑफ दी अबव। तो अब यहां पर 3 तो गलत हो गया है, इसका मतलब यहां पर है कि इसका सही जवाब होगा केवल 1 और 2 इसका सही होगा, तीसरा इसका जो है वह गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े, और अगला प्रश्न यहां पर ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेट हिमालय, जिसको कि हिमाद्री भी कहते हैं, यानी हिमाद्री ग्रेट हिमालय के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट हिमालयन रेंज। ठीक है, हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग होता है इसे हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। यह हिमालय का सबसे उत्तरी श्रेणी है, और याद रखना है कि इस भाग की औसत ऊंचाई कितनी है, तो एवरेज एलिवेशंस इसका माना जाता है 6100 मीटर माना जाता है। बहुत ही ऊंचा है, इस वजह से चूंकि बर्फ से वर्ष भर ये भरा रहता है, आच्छादित रहता है, इसी वजह से इस भाग को हिमाद्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इट कंटेन द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां स्थित है। जी हाँ, यह स्टेटमेंट सही है। विश्व के जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट की बात करें हम लोग, कंचनजंगा की हम लोग अगर बात करें, ठीक है, अगर हम लोग अन्नपूर्णा की बात करें, मकालू की बात करें, ठीक है, या फिर नंदा देवी के बारे में बात करें, तो ऐसी जितनी भी फेमस चोटी है, ऊंची चोटी है, ठीक है, नंगा पर्वत के बारे में बात करें, तो ये सभी की सभी ऊंची चोटियां जो हैं वह इसी भाग में अवस्थित हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये स्टेटमेंट जो कह रहा है, ठीक है, कि इट कंटेन्स द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह भी स्टेटमेंट जो है वह सही है। इट इज परमानेंटली स्नो कवर्ड रीजन्स, ठीक है, यह अस्थायी रूप से हिमाच्छादित रहती है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि यह वर्ष भर हिम से भरी रहती है, इसीलिए यहां पर इसको हिमाद्री भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। तो अब यहां पर कह रहा सही उत्तर चुनिए, तो हमारा इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न को आप देखिए, यह प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहां पर अगर हम इसको देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द शिवालिक रेंज इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय का सबसे नया भाग है। ठीक है, यह स्टेटमेंट जो है यह सही है। शिवालिक सबसे नवीन भाग माना जाता है, यह सबसे दक्षिणी भाग माना जाता है हिमालय का, यानी ग्रेट हिमालय, देन मिडिल हिमालय और देन ऑटर हिमालय। तो ऑटर हिमालय को ही हम लोग शिवालिक के भी नाम से जानते हैं, और ये अभी एकदम नया भाग भी माना जाता है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, यह मुख्यतः असंगठित अवसादों से बना हुआ है। यस, ठीक है, यह कैसा है? तो अभी असंगठित अवसाद से बना हुआ है, तो यह भी स्टेटमेंट इसका जो है वह सही है। तीसरा कह रहा है इट लाइज नॉर्थ ऑफ द लेसर हिमालय। ठीक है, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय को हम लोग लघु हिमालय भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, यह लघु हिमालय के उत्तर में स्थित है, यह नहीं है, बल्कि लघु हिमालय के ये दक्षिण में स्थित है, यदि हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं तो। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं, इसको देखते हैं, तो यहां पर क्या होगा? पहला दूसरा स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट वो गलत है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम इधर से देख रहे हैं, बल्कि हम मैदानी भाग से अगर देखते हैं तो मैदानी भाग के सबसे उत्तर में ये मिलेगा, और इसके बाद ये, और इसके बाद ये। तो इस वजह से इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पहला और दूसरा इसका सही है, तीसरा गलत है। तो ऐसे में हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, 1 और 2 इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न यहां पर देखिए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
द लेसर हिमालय लाई बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय हिमाद्री और शिवालिक के बीच स्थित है। तो जैसा भी मैंने तुमको डायग्राम में बताया, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड देन ऑटर हिमालय। तो लेसर हिमालय को कहा जाता है, यानी कि मध्य हिमालय को हम लोग बोलते हैं। तो कह रहा लेसर हिमालय लाई बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक, सो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये सही स्टेटमेंट है। पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज बिलोंग टू द लेसर हिमालय। ठीक है, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां लघु हिमालय में आती हैं। ठीक है, पीर पंजाल हो गया, धौलाधर है, नागटिब्बा रेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सभी रेंज जो हैं यह मध्य हिमालय या आप लघु हिमालय के भाग माने जाते हैं। ठीक है, यह भी स्टेटमेंट जो है वह सही है। अब कह रहा कश्मीर वैली लाई बिटवीन द शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय। ठीक है, कश्मीर घाटी शिवालिक और हिमाद्री के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच है। ठीक है, लेकिन यहां पर यह कह रहा है कि शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक तो हम नहीं बोलेंगे मिडिल हिमालय को, इस वजह से कश्मीर हिमालय किसके किसके बीच में है, तो कश्मीर हिमालय ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में स्थित है। तो इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब कह रहा है विच आर करेक्ट। ठीक है, तो केवल इसमें भी एक और दो जो है वह सही होगा, क्लियर है, जबकि तीसरा जो है वो कश्मीर घाटी जो है वह इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों पर विचार करें। द ट्रांस हिमालय रेंज लाई नॉर्थ टू द ग्रेट हिमालय। ठीक है, हिमालय को अगर हम लोग जैसे देखते हैं तो जैसे ही हम लोग नॉर्दर्न भाग के बारे में चर्चा करते हैं, तो नॉर्दर्न भाग में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर अगर देखा जाए तो यह ग्रेट हिमालय का भाग शुरू होता है। तो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये सभी के सभी क्या हैं, तो ये सभी के सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो कह रहा ट्रांस हिमालय हिमाद्री के उत्तरी में स्थित है, तो ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है, इस वजह से यह स्टेटमेंट जो है यह सही है। ट्रांस हिमालय रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय। ठीक है, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, तो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज ये सभी इसके भाग हैं। तो जाहिर सी बात है काराकोरम एंड लद्दाख रेंज आर द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, यह स्टेटमेंट गलत है। माउंट एवरेस्ट लाई इन ट्रांस हिमालयस, नो, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक किसका है, ये ग्रेट हिमालय का है। तो यहां पर भी तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और एक और दो जो है वह इसका सही होगा। 1 और 2 जो होगा वह सही होगा। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और अगला प्रश्न यहां पर देखो क्या कह रहा है। ठीक है, यहां पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम इंदस गॉर्ज टू द ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। हिमालय सिंधु नदी के घाटी से ब्रह्मपुत्र की घाटी तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की घाटी नहीं कह सकते बल्कि दिहांग गॉर्ज, यानी कि अगर हम हिमालय को देखते हैं तो हिमालय कुछ ऐसा है। ठीक है, इंदस गॉर्ज से लेकर के और दिहांग गॉर्ज तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसा लिखते हैं कि दिहांग गॉर्ज, तो यहां पर क्या है, द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम द इंदस गॉर्ज टू द ब्रह्मपुत्र गॉर्ज, यह स्टेटमेंट सही नहीं होगा, बल्कि यहां पर जो गॉर्ज है इसका नाम है दिहांग गॉर्ज। इसका नाम है दिहांग गॉर्ज, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, देयर टोटल लेंथ इज अबाउट 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट ठीक है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 150 टू 400 किलोमीटर,
यह भी सही है। इसमें 2 और 3 जो होगा वो सही है। पहला वाला इंदस गॉर्ज तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज की जगह पर होना चाहिए इसको, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिहांग गॉर्ज। तो ऐसे में जो सही जवाब इसका हो जाएगा यह बी हो जाएगा, 2 और 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर देखिए, तो अगला प्रश्न यहां पर क्या रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? द हिमालय एक्ट एज ए क्लाइमेटिक बैरियर फॉर इंडिया। हिमालय भारत के लिए जलवायु अवरोध का कार्य करता है। ठीक है, क्लाइमेटिक बैरियर शब्द यहां पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो क्लाइमेटिक बैरियर का मतलब यह होता है कि ये क्लाइमेट का यह निर्धारण करने वाला यह एक भाग है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा के वजह से यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्ट एज अ क्लाइमेट बैरियर फॉर इंडिया, ये स्टेटमेंट जो है वह सही है। इट प्रिवेंट कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से ठंडी हवाओं को यह रोकता है। इट एक्सेलरेट द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसको यह गति प्रदान करता है। ठीक है, यह भी स्टेटमेंट जो है यह सही है, क्योंकि देखो याद रखना है कि अगर हिमालय नहीं होता तो अल्बेदो फेनामेना भी एक बड़ा कॉज माना जाता है कि जिसके वजह से यह लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है और दक्षिण पश्चिम मानसून को यह नॉर्थ की ओर खींचने के लिए यह काम करता है। ऐसे में अगर हम लोग देखते हैं तो यह एक्सेलरेट करता है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत में गति देता है। तो इस वजह से यहां पर ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वह सही होंगे। तो यह हमारा जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न क्या रहा है, विच हिमालय पिक फॉर्म द वेस्टर्न सिंटेक्स ऑफ द हिमालय। ठीक है, विच हिमालयन पिक फॉर्म्स द वेस्टर्न सिंटेक्स ऑफ द हिमालय। हिमालय का पश्चिमी सिंटेक्स, वेस्टर्न सिंटेक्स किस पर्वत के पास स्थित है? सिंटेक्सिकल बेंड जो है वो हिमालय की आप हम लोग देख सकते हैं, यानी कि इस तरह से ये बेंड है यहां पर, ऐसे है, इसी को हम लोग कहते हैं सिंटेक्सिकल बेंड, इसे बोला जाता है। ठीक है, तो जो वेस्टर्न सिंडेक्स जो बेंड है वो हमें देखने को कहाँ मिलता है? तो यह देखने को मिलता है नंगा पर्वत, हिमालय का पश्चिमी जो भाग है वो कहाँ पर है? तो वह नंगा पर्वत के पास है। और ईस्टर्न साइड्स पे जब हम आते हैं तो ईस्टर्न साइड्स में नामचा बरवा से यह फिर साउथ की तरफ से यह मुड़ जाता है। क्लियर है? तो यह कुछ इंपॉर्टेंट आज के प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास किया है। सेशन हम लोगों ने थोड़ा छोटा रखने का इसलिए प्रयास किया है ताकि आप इसको एक बार में देखें। छोटे छोटे सेशंस इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप उसको आराम से देखिए, 1 2 3 4 बार इसको देखिए। ठीक है, और बातों को समझिए। अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आगे के वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ और, यानी कि अगले जो वीडियो होगी इंडियन फिजियोग्राफी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न इस पर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।